Good morning, dear students of BSc Part Third. Dear students, प्रीवियस वीडियो में हमने वर्मी कल्चर कंप्लीट किया था और आज हम सेरीकल्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सेरीकल्चर क्या होता है। सेरीकल्चर होता है जो सिल्क वर्म्स होते हैं, सिल्क का कीड़ा, रेशम का कीड़ा, सिल्क वर्म को रेशम का कीड़ा कहते हैं। तो सिल्क वर्म्स को कृत्रिम आर्टिफिशियल या फिर जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं उनमें उनको पालना और उनके द्वारा रेशम का उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर। ये जो सेरीकल्चर है, जो रेशम है, हम जानते हैं कि ये जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़े वाला हमारा जो उद्योग है, उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेशम से कपड़े का निर्माण होता है, रेशम के कपड़े बनते हैं। तो उस इंडस्ट्री के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट कल्चर होता है। ये जो रेशम कीट होता है, रेशम का कीड़ा होता है, यह मुख्यतः 2 फैमिलीज से बिलोंग करता है। अब चूंकि ये कीट है तो इसका फाइलम तो आप समझ गए होंगे, ये आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसकी क्लास होती है इंसेक्टा और इसकी मुख्यतः 2 फैमिलीज होती हैं, बॉम्बिसिडी और सैटर्निडी। तो ये जो रेशम कीट है वो रेशम का उत्पादन करता है और ये सेरीकल्चर है। इसके लिए 4 इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स होते हैं, 4 इम्पॉर्टेंट सिल्क वर्म्स होते हैं जो अलग अलग पेड़ों पर ये पाए जाते हैं, जिनके द्वारा 4 प्रकार के ही रेशम का उत्पादन, 4 प्रकार के सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि ये 4 प्रकार के सिल्क, 4 प्रकार के जो इंसेक्ट्स हैं उनके द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है और इनसे 4 प्रकार के ही सिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो ये चारों जो प्रकार हैं सिल्क के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला जो टाइप है सिल्क का वो है मलबेरी सिल्क। जैसा कि आप इस टेबल में देख रहे हैं, पहली जो सिल्क है वो है मलबेरी सिल्क और ये बॉम्बिक्स मोराई जो रेशम कीट है उसके द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। इस टेबल में से आप देख सकते हैं, इसके लिए प्लांट भी अलग अलग है, क्योंकि ये जो रेशम कीट है, सिल्क वर्म है, ये एक प्लांट पे रहते हैं जो होस्ट प्लांट है, जिस पर ये अपना खाना खाते हैं, अपना फीडिंग करते हैं। तो इनका होस्ट प्लांट है वो भी अलग अलग होता है। मलबेरी जो सिल्क है वो बॉम्बिक्स मोराई स्पीशीज़ है इसकी, और इसका जो प्लांट है वो है शहतूत, जिसे हम सब जानते हैं, शहतूत का पौधा, शहतूत का जो प्लांट है उस पर मलबेरी सिल्क का प्रोडक्शन होता है और बॉम्बिक्स मोराई इसकी स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है एरी सिल्क। एरी सिल्क है, ये अरंडी के प्लांट पर उत्पन्न किया जाता है, अटैकस रिसिनी स्पीशीज ऑफ सिल्क वर्म के द्वारा। नेक्स्ट है मूगा सिल्क, ये एंथ्रिया एसेमा और इसका जो प्लांट है उसे हम सोमा प्लांट कहते हैं। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो 4th इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सिल्क है वो है टसर सिल्क। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, इसकी प्रॉपर्टीज़ आप इसमें से टेबल में से पढ़ सकते हैं। इसकी जो सिल्क वॉर्म है टसर सिल्क का, वो एंथ्रिया माइटिला है और इसका जो प्लांट है वो जिजीफस है, जुजुबा है, प्लम ट्री है, इसके होस्ट प्लांट होते हैं। तो ये जो चारों इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज हैं सिल्क की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्हें आपको लर्न करना है। अब हम ये देखते हैं कि जो सिल्क फाइबर उत्पन्न किया जाता है सिल्क वर्म के द्वारा, रेशम कीट के द्वारा जो रेशम उत्पादन किया जाता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो सिल्क का फिलामेंट होता है वो प्रोटीन से बना होता है और प्रोटीन भी इसमें 2 प्रकार की होती है, आउटर एंड इनर। तो इसकी जो इनर प्रोटीन होती है वो फाइब्रोइन होती है और
जो आउटर प्रोटीन होती है वो सेरिसिन प्रोटीन होती है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। जो फाइब्रिन प्रोटीन जो अंदर की ओर पाई जाती है वो उसका पोर्शन ज़्यादा होता है, मीन्स वो 70 to 80% होती है, और जो इसकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इसकी आउटर प्रोटीन के द्वारा बनाया जाता है। और इसका जो यूज है वो हम जानते ही हैं कि सिल्क फाइबर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो रेशम है वो बनता कैसे है। इंसेक्ट्स के द्वारा, सिल्क वर्म के द्वारा कैसे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। सिल्क वर्म में सिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, रेशम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, और ये रेशम की ग्रंथियां सिल्क ग्लैंड्स मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं, रूपांतरित लार ग्रंथियां ये होती हैं, और इन्हीं सिल्क ग्लैंड्स के द्वारा सिल्क का सिक्रीशन किया जाता है, रेशम के धागे का उत्पादन किया जाता है। तो जो सिल्क वर्म के जो एग्स होते हैं उनके द्वारा एडल्ट सिल्क वर्म का निर्माण होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और हम ये जानते हैं कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका मेटामॉर्फोसिस होता है। जब मेटामॉर्फोसिस होता है इनका, तो ये एक स्टेज से दूसरी स्टेज में चलते जाते हैं, एक स्टेज से दूसरी से तीसरी, और उन डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम इंस्टार लार्वा कहते हैं, या इंस्टार उनको हम कहते हैं। और ये जो इंस्टार होते हैं, जो लास्ट स्टेज होती है उसे अपन कैटरपिलर कहते हैं, और वो जो कैटरपिलर होता है वो अपने चारों ओर सिल्क का सिक्रीशन करता है, अपने चारों ओर सिल्क का सिक्रीशन करता है, और वो जो सिल्क होता है वो हवा लगने से सूख जाता है, टाइट हो जाता है, उसे हम कोकून कहते हैं। और ये जो कोकून है वो ही एक्चुअल में क्या है, सिल्क, जिसके अंदर प्यूपा होता है, जो कैटरपिलर होता है वो प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो प्यूपा है इसके चारों ओर जो कवरिंग बनती है उसे हम कोकून कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोकून का निर्माण होता है जिसके अंदर प्यूपा होता है। और ये जो प्यूपा है, कोकून बनने की प्रोसेस है, इसके बाद जो इनके अंदर प्यूपा होते हैं उनको किल किया जाता है। अब उनको जो किल करने की प्रोसेस है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ में जो प्यूपा है उनको जो फ्यूम्स होती हैं, गर्म भाप होती है, उसके द्वारा उनको किल किया जाता है, और कुछ को उनको बॉइलिंग वाटर में डाल के, खौलते हुए जलते हुए गर्म पानी में डालकर उनको किल किया जाता है। हम ये देखते हैं कि जो प्यूपा होते हैं कोकून के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उनको क्यों किल किया जाता है। इसका रीज़न ये है कि जो प्यूपा होता है वो जब एडल्ट इंसेक्ट में रूपांतरित होता है, उसका मेटामॉर्फोसिस होता है एडल्ट इंसेक्ट में, तो वो कोकून को तोड़कर के बाहर आता है। तो जब वो कोकून को तोड़ता है तो तोड़ने से क्या होते हैं, जो कोकून क्या है एक्चुअल में सिल्क फाइबर है, उससे सिल्क बनना है। तो जब कोकून टूट जाता है तो जो सिल्क फाइबर का लॉन्ग फिलामेंट होता है वो भी टूट जाता है, जिससे सिल्क फाइबर के छोटे छोटे टुकड़े हमें प्राप्त होते हैं, जो कि सिल्क के लिए मतलब ठीक नहीं होते, सिल्क का लॉन्ग फाइबर हमें प्राप्त नहीं होता। तो ताकि वो कोकून को तोड़े ना, जो प्यूपा है वो कोकून को ना तोड़े, इस वजह से उनको कोकून के अंदर ही प्यूपा को मार दिया जाता है, ताकि जो सिल्क का लॉन्ग फिलामेंट प्राप्त हो सके। तो ये कारण है कि प्यूपा को मार दिया जाता है ताकि सिल्क के बड़े बड़े फिलामेंट हमें प्राप्त हो सकें और अच्छी क्वालिटी का सिल्क प्राप्त किया जा सके। फिर हम ये देखते हैं कि जो कोकून है वो एक जो कोकून है वो नियर अबाउट 1000 मीटर सिल्क
बनाता है। एक कोकून के अंदर 1000 मीटर नियर अबाउट 1000 मीटर सिल्क का निर्माण होता है। अब जो कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं सिल्क का, वो क्या करते हैं, जो उनमें से कुछ कोकून्स होते हैं उनको आगे की जनरेशन्स डेवलप करने के लिए कुछ कोकून को एज इट इज़ रख लेते हैं, उनके अंदर उपस्थित प्यूपा को मारते नहीं हैं ताकि उनसे आगे की जनरेशन्स प्राप्त हो सकें और इस तरह से सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूअस चलता रहे। अब कोकून हमें प्राप्त हो गए हैं। कोकून के बाद की जो प्रोसेसिंग होती है उन्हें हम देखते हैं पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग। मीन्स कोकून प्राप्त होने के बाद में उनसे सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं, तो उन प्रोसेसेस को नाम दिया गया है रीलिंग एंड स्पिनिंग। रीलिंग मतलब उनको जो सिल्क फिलामेंट है उनको एक तरह से लपेटना, उनको प्राप्त करना। मीन्स कोकून से जो सिल्क थ्रेड हम प्राप्त करते हैं उन प्रोसेस को ही पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इस पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग में कोकून से सिल्क थ्रेड्स प्राप्त किए जाते हैं और जो सिल्क थ्रेड प्राप्त हुआ है कोकून से उसे हम रॉ सिल्क कहते हैं। मीन्स अभी उसको और अनेक प्रोसेस के